एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का वक्त है। हमारे साथ जुड़े दो खास मेहमान एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालिया साहब और साथ ही हमारे साथ हैं इस वक्त सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब। आप दोनों का स्वागत। शुरुआत पालिया साहब आपके साथ, आपका पहले बिगुल और उसके बाद चलेंगे पालिया साहब के पास। राजेश जी बताएं सर, शुरुआत कीजिए आपकी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक की शुरुआत के पहले मैं अपडेट दे दूं। लास्ट वीक हमने जो तीन स्टॉक रिकमेंड किए थे उसमें से 2 स्टॉक्स के टारगेट अचीव हुए हैं। ABFRL आदित्य बिरला दिया था 155 का पहला टारगेट था, ऑलमोस्ट 154.90 का हाई लगाया। और फिनिक्स लिमिटेड एक हमने शॉर्ट टर्म पिक के तौर पे दिया था, 710 का टारगेट था, अभी भी ट्रेड 712 पे कर रहा है। तो ये 2 स्टॉक जो लास्ट वीक रिकमेंड किए थे उनके टारगेट अचीव हुए हैं। और टोटल अभी तक 27 कॉल दिए, उसमें से 17 कॉल के टारगेट अचीव हो चुके, 5 ओपन है, ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक ट्रेड कर रहे हैं। आज के लिए जो अनिल जी लॉन्ग टर्म की पिक है वो है स्टॉक GNFC। ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो एक ट्रेंड लाइन का अगर हम देखें लंबा टाइम फ्रेम देखें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे होते हुए दिखा है। और जिस तरीके का एक्यूमुलेशन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है, ये स्टॉक हमें काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल दिख रहे हैं, क्योंकि एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे इसने एक ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल दिए हैं। और वीकली सेटअप के हिसाब से जो ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है कि ये स्टॉक को करंट लेवल पे अभी करीब 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 200 से 194 ये रेंज में बाय करें, 180 का स्टॉप लॉस रखें, 250 तक के टारगेट हमें लगता है इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो 250 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए GNFC में। ओके, GNFC यहां पर आपको खरीदारी करनी है इस समय, ये आ रही है पालिया साहब की तरफ से राय, 200 रुपए के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। पर आइए शुभम जी के पास चलते हैं, उनके पास एक छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की स्ट्रैटेजी है। बताएं शुभम जी। दीपांशु जी, एक खरीदारी की राय है और आज राकेश जी, कुणाल जी और वागले जी ने पिज्जा खरीदने की राय दी थी, तो मैं उसके साथ एक पेयरिंग बना रहा हूँ। यहाँ पे UBL में एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि UBL में एक बाई ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए। तो पहले मैं ट्रेड बता देता हूँ। 1060 का जो स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है अभी 14 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद के चले। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 11 रुपए पे, और अपसाइड में 22 रुपए का टारगेट इस ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखना चाहिए। तो UBL में पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा डेरिवेटिव एक्टिविटी है और लॉन्ग ऐड होते जा रहे हैं, और आज फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा पार्टिसिपेंट बन सकता है, तो ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकता है। ऑप्शन खरीदे UBL यूनाइटेड ब्रूअरीज में 1060 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 11 रुपए का स्टॉप लॉस, 22 रुपए का टारगेट। ये है राय इस वक्त शुभम जी की तरफ से आती हुई। आइए SPL मिड कैप स्टॉक्स में अब वक्त है सेठी साहब की पिक लेने का। सेठी साहब की लॉन्ग टर्म पिक। सेठी साहब बताएं, वैसे तो आपकी लॉन्ग टर्म पिक शॉर्ट टर्म हो जाती है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म आपने दिया है तो हम लॉन्ग टर्म ही मानेंगे। बताइए सर, कौन सा स्टॉक है? अगर कोई आप अपडेट भी देना चाहें, वैसे तो आपको अपडेट देने की जरूरत नहीं, आपके तो सारे टारगेट हिट हो ही जाते हैं। फिर भी अगर आपको जस्ट टू फील गुड बेटर बताना चाहें तो बताइए सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, सो नाइस ऑफ यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। देखिए, पिछले सप्ताह मैंने SPL मिड कैप्स में 3 स्टॉक रेकमेंड करे थे। जो शॉर्ट टर्म पिक थी वो था CESC वेंचर्स, जो कि मैंने 233 के लेवल पे रेकमेंड करा था। 250 का टारगेट था, 250 का टारगेट भी हिट हो गया और अभी भी शायद 250 के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। दूसरा पोजिशनल रूट पे था मोतीलाल ओसवाल, जो मैंने 670 के लेवल पे रेकमेंड करा था। पोजिशनली मेरा टारगेट था 725 का, वो भी ड्यूरिंग द वीक अचीव हो गया था। और तीसरा लॉन्ग टर्म पिक था विनती ऑर्गेनिक्स, जो कि मैंने 1010 के आसपास रेकमेंड किया था। 1250 का मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट है और अभी वो 1100 रुपए के भाव है, 10% की ऑलरेडी उसमें भी तेजी हो चुकी है। और जहां तक आज का सवाल है, आज जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे स्टॉक पसंद आता है, एक बहुत ही शानदार कंपनी है। स्टॉक का नाम है सेरा सैनिटरी वेयर। ये भारत की एक लीडिंग सैनिटरी वेयर बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा कंपनी टाइल्स, फॉसेट्स, फिर किचन सिंक्स, फिर आपके बाथ टब्स और बाथरूम फिटिंग शावर पैनल्स वगैरह बनाती है। एक जबरदस्त कंपनी है। करेंटली 2475 के लेवल्स के भाव है इसके। इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छा है, 13%
रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 16% का, एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, बहुत ही अच्छे दर से कंपनी पिछले कुछ सालों से ग्रो कर रही है, प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी भी अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है कि एफआईआईज ने इसमें बहुत एक सब्सटेंशियल हिस्सेदारी बढ़ाई है। जो दिसंबर 2019 में अराउंड 7.85% की हिस्सेदारी थी एफआईआईज की, वो बढ़ के अभी जून क्वार्टर की जो शेयर होल्डिंग आई है उसमें आई है 15.22%, माने 15.22%। ये स्टॉक मुझे पसंद आता, मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में बिल्कुल 3000 तक के लेवल से इस स्टॉक में आ सकते हैं। ओके, बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए विनती ऑर्गेनिक्स, ये है सेठी साहब की तरफ से आपके लिए एक लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन। पर आइए अब एक बिगल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए बाय सेल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दिवांशु, एक स्टॉक हमने रिकमेंड किया था शुक्रवार को चलते चलते, वो था पेज इंडस्ट्रीज, और बोला था लॉकडाउन में बड़ा साथ दिया है, तो जिन्होंने लिया उनको मुनाफा हो रहा है। बट अब ये स्टॉक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है, एक बड़ी वाली नेकलाइन 20,950 की, 20,950, 21,000 की एक बड़ी वाली नेकलाइन को तोड़ा है और काफी बड़े ब्रेकआउट दिखा रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, जरूरी वस्तु बनाने वाली कंपनी है, ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बड़ा क्लियर ब्रेकआउट स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है। हमने शुक्रवार को भी रिकमेंड किया था, उसके बाद आज इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। अब इसके लिए 23,500 तक का रास्ता बिल्कुल साफ होता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। पेज इंडस्ट्रीज बाय करके चले, यहां पर 20,700 पर 20,700 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 21,580 का, 21,580 का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 22,000 रुपए का, तो 22,000 के इवेंचुअल टारगेट के लिए बाय करें पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्री, यहां पर आपके लिए खरीदारी की सलाह आ रही है। इस समय खरीदारी करिए और बड़े टारगेट्स आ सकते हैं स्टॉक पर आइए अब 10 की कमाई बाकी है शुभम जी की तरफ से और जय की तरफ से भी। तो जय, सबसे पहले आप बताइए 10 की कमाई में क्या रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल, देखिए दीप, जहां तक मैं देख रहा हूँ आज मैं 2 बाय रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ काफी समय के बाद। इनफैक्ट 10 की कमाई में इनफैक्ट 2 सेशन से मैं एक स्टॉक दे रहा था, 2 दूंगा और दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहला तो है GHCL जो करीब 169-170 के रेट में मिल रहा है, इसको खरीद कर चलना चाहिए दीपांशु। इसके जो टारगेट ऊपर में बनकर आ रहे हैं, पहला वाला टारगेट है 191, दूसरा टारगेट जो बनकर आ रहा है दैट कम्स टू अराउंड 197, 191 एंड 197, ये 2 टारगेट्स के लिए GHCL को बाय करना है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस हमें लगाना है नीचे में 159 का। क्लियरली मैं देख रहा हूँ कि ये स्टॉक में 200 डेमा के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने मिला है। राइजिंग चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फोर्थ वेव कंसोलिडेशन इसका खत्म हो चुका है, फिफ्थ वेव स्टार्ट हो चुका है, डेली वीकली चार्ट्स पर कंफर्म भी हो रहा है। सारे ये पैरामीटर्स पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा है, बिकॉज लगभग 20 से लेकर 25 रुपए आपकी अपसाइड, 10 रुपए नीचे, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। ये वाला पहला बाय रिकमेंडेशन है GHCL। दूसरा जो मैं दे रहा हूँ वो है विनती ऑर्गेनिक्स। कुछ समय से पहले सेठी साहब की बात कर रहे थे, मुझे भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। 1094 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका टारगेट बनेगा 1175 और 1200 का, 1175 से लेकर 1200, ये 2 टारगेट्स के लिए बाय करना है विनती ऑर्गेनिक्स को। और इसमें हम स्टॉप लॉस लगाना चाहिए नीचे में 1026 का। क्लियरली एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, गोल्डन क्रॉसओवर चार्ट्स में देखने मिल रहा है, इंडिकेटर्स में बाय है और वॉल्यूम्स भी एक बड़ा देखने मिल रही है। सो प्राइस वॉल्यूम मोमेंटम ब्रेकआउट है विनती ऑर्गेनिक्स में। 1026 के स्टॉप लॉस के साथ 1175 और 1200, ये 2 टारगेट्स के लिए खरीद कर चलना चाहिए। तो ये है आपके लिए विनती ऑर्गेनिक्स में खरीदारी करने की राय और GHCL में खरीदारी करने की राय जय की तरफ से। आइए SPL मिड कैप स्टॉक्स में पोजिशनल स्टॉक पूछ लेते हैं और राजेश जी से पूछते हैं उनका पोजिशनल स्टॉक। राजेश जी बताएं सर। अनिल जी, पोजिशनल स्टॉक रहेगा श्री पाइप, इसका कोड NSE कोड श्री पाइप है, श्री कला अस्थि पाइप। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में अगर वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पे कंटिन्यूस बेसिस पे स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया और वहां से बार बार बाउंस बैक एक्शन देखने को मिला है। स्टॉक में अगर देखें तो ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जो प्रीवियस फॉल था उसका 38% ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है स्टॉक। तो जिस तरीके की रिकवरी लोअर साइड से और जो फॉर्मेशन वीकली और डेली चार्ट पे देखने को मिले हैं,
हैं उसके हिसाब से हमें लगता है कि पोजिशनल कैटेगरी में अगर इसको बाय करें तो 202 के आसपास अभी ट्रेड करा है, 202 197 ये रेंज में बाय करने की सलाह रहेगी। 188 का स्टॉप लॉस रहेगा। हमें लगता है इसमें जो प्रीवियस स्विंग हाई थे करीब 235 के आसपास वो इसके टारगेट आते हुए दिखना चाहिए पोजिशनल बेसिस पे। तो 230 235 के टारगेट के लिए श्री पाइप को बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल में। ओके, श्री कालाहस्ती पाइप्स, इस पर आपके लिए खरीदारी की राय है इस समय। नजर रखिए इस स्टॉक पर कैसे जाकर मूवमेंट आ सकता है। पर कुछ और बढ़िया कॉल्स आपके लिए तैयार हैं, बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए उनके सुपरहिट शेयर्स का। बताइए सुमित जी। दीपांशु, बैंकिंग स्टॉक रडार पे आया है। आईसीआईसीआई बैंक फाइनली स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। पिछले हफ्ते भर के कंसोलिडेशन के ऊपर ये निकल चुका है। 375 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी और सीएमपी पे फ्रेश खरीदारी करे। नीचे में 367 368 ये सपोर्ट लेवल है, तो ये स्टॉप लॉस होगा। 367 के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई बैंक में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करे और यहां से मेरे को लगता है कि इस बार आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाएगा। सबसे पहले तो एक हफ्ते का कंसोलिडेशन, दूसरा पिछले 15-20 दिनों के हायर लेवल्स पे आ चुका है और एक एक करके बैंकिंग स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक यहां से ऊपर में 390 से लेके 400 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। तो फॉर नेक्स्ट 3 to 4 डेज टाइम होराइजन आईसीआईसीआई बैंक में यहां पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करे। 367 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 390 से 400 रुपए तक के लेवल आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की राय इस वक्त सुमित जी की तरफ से। आइए सेठ साहब से लेते हैं उनका स्टॉक जो उन्हें पसंद है मिड कैप कैटेगरी में पोजिशनल तौर पर। लॉन्ग टर्म वाला सेठ साहब ने दिया है सेरा सैनिटरी वेयर, और आइए अब लेते हैं पोजिशनल स्टॉक। सेठ साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, पोजिशनल स्टॉक के तौर पे मैं आज रेकमेंड करने जा रहा हूं एक स्टॉक जो कि आज फोकस में है। कंपनी का नाम है गुजरात एल्कलीज। एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। ये कंपनी कॉस्टिक सोडा, क्लोर एल्कली, फॉस्फोरिक एसिड और वाटर ट्रीटमेंट जैसे कारोबार में है। फॉस्फोरिक एसिड आज सुर्खियों में, थोड़ी देर पहले आप न्यूज चला रहे थे कि साउथ कोरिया से जो फॉस्फोरिक एसिड इंपोर्ट होता है उस पर सरकार कुछ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने जा रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा गुजरात एल्कलीज जैसे कंपनी को होगा। फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड है। एक बहुत ही सस्ते अराउंड 10-11 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। पिछले साल 8 रुपए का डिविडेंड दिया है जो कि अराउंड 2.5% की डिविडेंड यील्ड है। एक जीरो डेट कंपनी है और FY19 जो कि इनका नॉर्मल ईयर था, अगर उस समय तक देखें तो उसके पिछले 3 सालों में करीबन 49% की CAGR से प्रॉफिट्स में ग्रोथ दर्ज हुई है। DII इसकी हिस्सेदारी अराउंड 36.16% है और उन्होंने भी हिस्सेदारी पिछले क्वार्टर में बढ़ाई है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मुझे लगता है इस स्टॉक में पोजिशनल तौर के रूप में 375 तक के लेवल्स बिल्कुल देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 330 का। 330 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए गुजरात एल्कलीज में सेठी साहब की तरफ से। तो ये है एक और बेहतरीन स्टॉक जिस पर आप फोकस कीजिए। आइए अगला स्टॉक है SPL कैटेगरी में शॉर्ट टर्म वाला, और वो लेते हैं राजेश जी से। राजेश जी बताइए आपका शॉर्ट टर्म स्टॉक। अनिल जी, शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक बाय करना है वो स्टॉक है CCL प्रोडक्ट। अगर ये स्टॉक का अगर हम वीकली सेटअप देखें तो इसने करीब 3 साल के एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है ये स्टॉक में। और अगर हम इसको देखें थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है। और जिस तरीके का इस स्टॉक का सेटअप है, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है। 320 तक के टारगेट हम सजेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में बाय करने के लिए। 382 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 382 282 278 के आसपास इसको बाय करें। 270 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट होंगे 320 तक के। ओके, स्टॉप लॉस टारगेट एक बार फिर से बताएंगे पालविया साहब। CCL प्रोडक्ट बाइंग रेंज रहेगी 282 से 272 की रेंज रहेगी। 270 का स्टॉप लॉस रखना है और 320 तक के टारगेट होंगे। ओके, 270 का स्टॉप लॉस, 320 के टारगेट, ये है आपके लिए खरीदारी की राय CCL प्रोडक्ट्स पर। आइए अब 10 की कमाई शुभम जी का आइडिया बाकी है। बताइए शुभम जी क्या रेकमेंड करेंगे।
दीपांशु जी बिगुल बजा रहे हैं या मैं कंटिन्यू करूं? नहीं, बता दीजिए सर, बिगुल आपको ऑलरेडी बजा दिया था, आप बताइए क्या रिकमेंड करेंगे। ओके, दीपांशु जी आज मेरा जो पिक है वो है बाटा इंडिया, और इसमें मैंने एक बार और पहले 10 की कमाई में 5 अगस्त को मुझे याद है कि मैंने रिकमेंडेशन दिया था, और इनफैक्ट उसके बाद खराब रिजल्ट्स आए, थोड़ा सा स्टॉक गिरा, बट उसके बाद अगर देखेंगे तो प्राइस एक्शन वाइज अभी भी वहां से 6% ऊपर है स्टॉक हमारे लास्ट रिकमेंडेशन से। तो मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ खराब न्यूज पास्ट में आए हों, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से डेटा बनता जा रहा है, और ये डेटा मैं 3 से 4 महीने के डेटा की बात कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली यहाँ पे लॉन्ग ऐड होते हुए दिखे हैं डेटा में, और अब मुझे लगता है कि समय आ गया है जहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट बाटा में हमें यहाँ से देखने को मिलना चाहिए, और आज इनफैक्ट एक पॉजिटिव मोमेंटम भी वहां पे बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि बाटा एक निवेश के पर्सपेक्टिव से पोर्टफोलियो में खरीदना चाहिए, और यहाँ पे टाइम फ्रेम होगा लगभग 2 महीने का, और 2 महीने के पर्सपेक्टिव से 1550 तक का मुझे लगता है कि यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिखेगा, और अगर हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 1200 के आसपास हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, जो प्रीवियस स्विंग लो के काफी करीब है, जो अब मुझे लगता है कि डिफिकल्ट होगा ब्रीच करना। तो 1550 के टारगेट के लिए 10 की कमाई में आज मेरा टॉपिक होगा बाटा। ये है बाटा आपके लिए 10 की कमाई के तौर पर स्टॉक है। यहाँ पर शुभम जी की तरफ से खरीदारी करने की राय बाटा में। आइए अब एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म स्टॉक लेने का वक्त है, और वैसे तो तीनों ही स्टॉक दे चुके हैं राजेश जी अपने, जीएनएफसी, श्रीकालाहस्ती पाइप और सीसीएल प्रोडक्ट, और सेठी साहब ने दिए हैं आपको सेरा सैनिटरी, गुजरात अल्कलीज, और तीसरा स्टॉक शॉर्ट टर्म में लेते हैं सेठी साहब से। सेठी साहब बताइए सर, कौन सा स्टॉक है आपके लिए? बिल्कुल अनिल जी, जो आज शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, कंपनी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 368 रुपए के आसपास। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म में 390 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 360 रुपए का। अपार इंडस्ट्रीज नाम है स्टॉक का, एक बहुत ही शानदार कंपनी है। ये कंपनी इलेक्ट्रिकल और मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में काम करती है, ऑटो लुब्रिकेंट्स भी बनाती है, और सबसे अच्छी बात है इस कंपनी ने ये पावर और टेलीकॉम केबल्स के कारोबार में भी है। इन्होंने यूनिफ्लेक्स केबल्स नाम की कंपनी को अक्वायर किया था कुछ साल पहले, तो पावर और टेलीकॉम केबल्स में भी। और अभी थोड़ी देर पहले चेतन मुतानी जी एक रिपोर्ट पेश कर रहे थे जहां पे जो केबल्स है उस पर 10% इंपोर्ट सेफगार्ड ड्यूटी लगाने जा रही है सरकार, तो उसका फायदा जहां फिनोलेक्स केबल्स और बाकी केबल कंपनीज को होगा, तो इसको भी उसका फायदा होना चाहिए। अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है अराउंड 18 के। डिविडेंड लास्ट ईयर 9 रुपए का था, और बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 27%, डेट इक्विटी रेशियो ओनली 0.24, और डीआईएस और एफआईएस मिलकर अराउंड 31-32% इसमें होल्डिंग रखते हैं। एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 390 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और बाकी लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में 475-500 रुपए तक के लेवल्स भी बिल्कुल देखे जा सकते हैं। ओके, तो नजर रखिए, अच्छी मूव आ सकती है। शॉर्ट टर्म के बेसिस पर सेठी साहब रेकमेंड कर रहे हैं, बट ओवरऑल लॉन्गर टर्म भी आपको यहाँ पर अच्छी गेन्स आ सकती हैं। आइए अब एक बिगल बजाते हैं जय ठक्कर के लिए जैकपॉट शेयर्स का। बताइए जय। दीपांशु बाई करके चल रहा है टाटा केमिकल का 330 का कॉल ऑप्शन, ऑलमोस्ट नजदीकी मैं कहूंगा कि 330 का कॉल ऑप्शन, ये करीब मिल रहा है 5 रुपए के आसपास। इसका पहला टारगेट दीप बनता है 10 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 13 रुपए का। 10 रुपए और 13 रुपए के लिए टाटा केमिकल का 330 का कॉल ऑप्शन खरीदे 5 रुपए पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें लगाने का 1.5 रुपए का। ये स्टॉक में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मैं कहूंगा देखने मिला है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन में से, फॉलिंग मैं कहूंगा कि वेज में से वॉल्यूम्स बहुत ही बढ़िया, हायर टॉप्स हायर बॉटम कंफर्मेशन, और इसका जो प्रीवियस स्विंग रेजिस्टेंस है और वो फाइनल स्विंग रेजिस्टेंस थी वो है 340 का। तो ऐसे ही अगर 340 जाता है तो 330 के कॉल ऑप्शन में इंटरेस्टिंग वाली 10 रुपया हो जाएगा, जो हमारा पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट बन जाएगा इसका 13 रुपया। और अगर 340 के नजदीक ये निकाल दिए अगर टाटा केमिकल, तो मैं कहूंगा ये बहुत ही बड़ा एक कंसोलिडेशन लगभग 3-4 साल का हमें देखने मिलेगा। तो ये स्टॉक में काफी बुलिश हूं। इंडिकेटर्स में भी एक अच्छा बाय क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है। सो 1.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीद कर चलना चाहिए। ओके,
चलते 1.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करिए। टाटा केमिकल 330 का ऑप्शन 10 रुपए और 13 रुपए, ये है आपके लिए 2 टारगेट्स। आइए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसके आज नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से पहले स्टॉक में हमने एक्शन भी देखा है। पूजा से जान लेते हैं कैसे रह सकते हैं इनके नतीजे। बताइए पूजा, क्या अनुमान लगा रहा है बाजार? जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस से कमजोर नंबर्स देखने की उम्मीद है। ग्रोथ काफी स्लो रहेगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट से ज्यादा कुछ डिमांड नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये रिटेल फोकस्ड है, लेकिन कुछ एक्सपोजर इनका LAP सेगमेंट में भी है, यानी कि लोन अगेंस्ट पोर्टफोलियो में भी है, तो वहां से भी थोड़ा बहुत कंसर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है LIC हाउसिंग फाइनेंस के केस में। हालांकि कंपनी के पास लिक्विडिटी पर्याप्त है और इनके एसेट क्वालिटी में भी ज्यादा कुछ दिक्कत हम पिछले 2-3 क्वार्टर से नहीं देख रहे हैं। स्टेबल नंबर्स ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से डिमांड में कमी देखने को मिल रही है उसका असर इस बार कंपनी के प्रदर्शन में देखने को मिल सकता है। जो कोर प्रदर्शन है इनका वहां पर देखने को मिल सकता है। लोन ग्रोथ धीमी रहेगी और उसी का असर कंपनी के मुनाफे पर भी ब्याज से आने ही पड़ेगा और NII हमारा अनुमान है कि 7% की गिरावट देखने को मिल सकती है। जो प्रोविजनिंग है वो भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी और उसका असर हम मुनाफे पर भी देखेंगे, जिसमें कि 16% की गिरावट की उम्मीद हम कर रहे हैं। इसके अलावा मॉरेटोरियम से जुड़े किस तरह के बयान निकल कर आते हैं इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स कमजोर रह सकते हैं, लोन ग्रोथ भी धीमी रहेगी। ओके, तो ये है LIC हाउसिंग के नतीजों का अनुमान। नतीजों से पहले कोई ट्रेड बनेगा तो बताइए वागले साहब, LIC हाउसिंग फाइनेंस कुछ करना है? अनिल जी नहीं, मुझे लगता है ये अभी भी साइडवेज ट्रेंड में है। 3-4 दिन में ये अच्छी खासी 280 तक की मूव आई है। अभी फ्रेश में कॉल लूंगा 84 अगर ब्रेक करता है। अगर 284 ब्रेक करता है तो एक 10 रुपए की मूव आपको रिजल्ट के बाद दे देगा। तो 284 ब्रेक करने के बाद एक 3 रुपए स्टॉप लॉस, 9 से 10 रुपए की का टारगेट, ये ट्रेड सेटअप बनेगा। व्यू पॉजिटिव है। ओके, व्यू है पॉजिटिव है LIC हाउसिंग फाइनेंस में इस वक्त। आइए देखते हैं नतीजे कैसे रहेंगे, क्या कुछ रहेंगे, उस पर हम करेंगे फोकस। लेकिन इस बीच फोकस एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर करते हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन भूटानी कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर चेतन के पास है एक और इंटरेस्टिंग बड़ी खबर। चेतन बताइए किस सेक्टर से जुड़ी है ये खबर और क्या है खबर? सर, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं वो सेक्टर है सोडा ऐश, जिसमें जनवरी 2020 में भारत सरकार ने शुरू करी थी इन्वेस्टिगेशन। इसके चलते जिसमें DCW, RSPL, GHCL और गुजरात अल्कलीन्स ने को फायदा होने की बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि DCW, RSPL और GHCL ने मिलकर एक कंप्लेंट फाइल करी थी भारत सरकार को कि जो चीप इंपोर्ट होता है सोडा ऐश का, उसमें बहुत नुकसान होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को और अंडर कटिंग होती है प्राइसेस की, जो एक बहुत बड़ा एक टर्मिनोलॉजी है इस सेक्टर के लिए। तो प्राइसेस अंडर कटिंग की वजह से बहुत नुकसान हो रहे हैं चीप इंपोर्ट्स में। और लिटरली जो Q1 के 2019 के Q1 के जो इंपोर्ट्स थे वो ओवर पावर कर रहे हैं पूरी डोमेस्टिक मार्केट को एक ही बार में। तो ये बहुत बुरी खबर थी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की। तो भारत सरकार ने जो 2015 में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी इसके ऊपर, वो अब एक्सटेंड कर दी है दिसंबर 2020 तक। तो ये 3 से 4 महीने की राहत डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यहाँ पर आती हुई, जिसके चलते जो 3 से 4 कंपनियां हैं जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जैसे गुजरात अल्कलीन्स है, DCW, GHCL, ये सब कंपनीज हैं जिनको दोबारा फायदा पहुंचने की उम्मीद। और दोबारा अगर भारत सरकार एक सनसेट रिव्यू या इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो डेफिनेटली वो एंटी डंपिंग ड्यूटी और आगे भी बढ़ सकती है। तो ये बड़ा फायदा और बड़ी खबर 3 से 4 डोमेस्टिक कंपनीज का यहाँ पे आते हुए। तो सरकार सोडा ऐश के इंपोर्ट पर लगा सकती है ड्यूटी। अमेरिका और टर्की से आने वाले सोडा ऐश पर ड्यूटी लगने की संभावना है। नो वंडर आज गुजरात अल्कलीज और GHCL रेडार पर लगातार आते हुए दिख रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से GHCL जय ने रिकमेंड किया था और सेठी साहब ने गुजरात अल्कलीज रिकमेंड किया था। सेठी साहब हमारे साथ हैं। सेठी साहब से एक बार मैं फंडामेंटल व्यू लेना चाहता हूं, उसके बाद टेक्निकल व्यूज के लिए वापस से गुजरात अल्कलीज के लिए मैं आपके पास आऊंगा। जय और GHCL के भी चार्ट आप देख कर रखें। पहले सेठी साहब एक फंडामेंटल व्यू दें। खबर बेहद पॉजिटिव दिख रही है। अमेरिका और टर्की से आने वाले सोडा ऐश पर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। सारे केमिकल स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं, GHCL, DCW, टाटा केमिकल्स, गुजरात अल्कलीज। बताएं सर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, ये स्टॉक पे मैं बुलिश हूं और मैंने अभी जब थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा कर रहा था तो काफी डिटेल्स में मैंने इसके फंडामेंटल्स के बारे में भी बताया। बहुत ही शानदार एक जीरो डेट कंपनी है
और बहुत ही अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन ऑलरेडी है अराउंड 18.5% के, और फिर प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी भी अच्छी है, डीआईएस भी रेगुलर इंटरवल पे अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, और जिस तरह से खबरें आ रही है अगर ये सोडा एश पे जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव होगा। तो मेरा इसमें जो पोजिशनल टारगेट है 375 का, वो मुझे लगता है बहुत जल्दी इसमें देखने को मिलेगा। तो आई वुड रिकमेंड बाय ऑन गुजरात एल्कलीज एट द करंट लेवल्स। बिल्कुल, और डीसीडब्ल्यू जो छोटा स्टॉक है वो 10% मजबूत है। टाटा केमिकल अभी भी बताया था जय ने कि यहाँ पर खरीदारी करने की राय है, कॉल ऑप्शन के जरिए टाटा केमिकल यहाँ पर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। जीएचसीएल, गुजरात एल्कलीज, ये तमाम शेयर है। चार्ट देखकर बताए जय, कहाँ पर आपको ज्यादा मौके दिख रहे हैं, कहाँ का चारों मजबूत है, कैसे देख रहे हैं आप? इनफैक्ट अनिल जी, जैकपॉट शेयर के हिसाब से गुजरात एल्कलीज हमने शुक्रवार को 328 पे रिकमेंड किया था, एंड वो तो अभी भी बरकरार ही है मेरा। मैं कहूंगा अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को वहां पे प्रॉफिट बुक करना है तो ठीक है, अदरवाइज मैं सिटी साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। फ्राइडे को ही हमने 328 पे वो रिकमेंड किया है। टाटा केमिकल्स, विनती ऑर्गेनिक्स, इनफैक्ट अपने वो 1140, जीएचसीएल, ये सारी केमिकल रिलेटेड स्टॉक्स में अनिल जी मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें बहुत ही अच्छी अपसाइड यहाँ से भी देखने मिल सकती है। और विनती ऑर्गेनिक्स में तो पूरी ब्रेकआउट देखने मिला है। गुजरात एल्कलीज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-4 महीनों का जो कंसोलिडेशन है, अगर वो 365 के ऊपर निकला, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 450 लेवल्स हो जाएंगे, उससे 450, इनफैक्ट 25-30% की मूव आएगी गुजरात एल्कलीज में अगर 365 के ऊपर जाता है तो। और मैं वो एंटिसिपेट करके हमने वहां पे बाय रिकमेंडेशन दिया है, तो बने रह सकते हैं ट्रेडर्स वहां पे। शानदार मूव्स आ रही हैं इन सभी स्टॉक्स में, और एक शानदार स्टोरी चेतन पुटानी की तरफ से नजर रखिए जहां तक इन स्टॉक्स को फायदा है। और ऑलरेडी खबर से पहले आप देख भी रहे हैं, एक्शन भी आते हुए दिख रहा है। चलिए कुछ और जगहों पर नजर डालते हैं जहां पर आज आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। टेलीकॉम स्टॉक्स फिर से फोकस में रहेंगे। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट पर एजीआर मामले में सुनवाई है। जानते हैं किस तरह के अपडेट्स अब तक रहे हैं और आज किन मुद्दों पर डिस्कशन या फिर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा सकता है। कुशल हमारे साथ तैयार हैं। बताइए कुशल, किस तरह के अपडेट हैं जहां तक इस सुनवाई का सवाल है? बिल्कुल दीपांशु, तो इंसॉल्वेंसी में जो भी कंपनियां हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन, एयरसेल और साथ ही वीडियोकॉन, इन पर फोकस है लगातार सरकार का। और इनफैक्ट इस बारी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी हियरिंग में ये देखना होगा कि जिस हिसाब से उन्होंने शुक्रवार के सत्र में डीओटी को आदेश दिए थे कि स्पेक्ट्रम से जुड़ी आप काफी सारी जो है 3-4 इंपॉर्टेंट जानकारियां वो सुप्रीम कोर्ट में आज वो पेश करेंगे। 2 बजे ये हियरिंग होने वाली है। और शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताऊं तो यहां पर उन्होंने ये चीज बोली कि एजीआर बकाया चुकाने के बाद ही स्पेक्ट्रम जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, उसके पहले ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो वीडियोकॉन का जो बकाया है करीब 1300 करोड़ रुपए का, वो माफ कीजिएगा भारती एयरटेल को चुकाना होगा, क्योंकि 2016 में जो है उन्होंने ये स्पेक्ट्रम खरीदे थे। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन थी उनकी, पर उन्होंने डीओटी को ये निर्देश दिए थे कि स्पेक्ट्रम से जुड़ी हुई 3-4 इंपॉर्टेंट जानकारियां जो है वो आपको अगली हियरिंग में पेश करनी होगी। तो आज वो है इंसॉल्वेंसी कंपनियों से जुड़े हुए जो भी स्पेक्ट्रम अग्रीमेंट्स हुए हैं उस पर वो डिटेल्स देंगी। साथ ही 1999 से जो भी टेलीकॉम कंपनियां स्पेक्ट्रम जो आवंटित किए गए थे उसका इस्तेमाल कर रही हैं, उनकी जानकारी जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। साथ ही जो रिलेटेड पार्टीज हैं उनके बीच में भी जो है एक हिसाब का इंटरेक्शन हुआ, जहां पर वोडाफोन जो है माफ कीजिएगा, जहां पर जो वीडियोकॉन टेलीकॉम है उन्होंने ये चीज कही कि उनकी तरफ से कोई भी एजीआर बकाया नहीं है। अब आगे के लिए ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर क्या फैसला लेता है। और साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशन उन्होंने भी ये बात साफ की कि एनसीएलटी को जो है वो एनसीएलटी को जो है वो स्पेक्ट्रम बेचने का निर्णय उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी नहीं हो तो बेहतर है, ऐसा वो मानकर चल रहे हैं, क्योंकि पूरी जो जानकारी है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो एनसीएलटी को इस चीज की ज्यादा है। साथ ही भारतीय एयरटेल ने उन्होंने भी ये चीज स्पेसिफाई की जो स्पेक्ट्रम है वो सबसे वैल्यूएबल एसेट है किसी भी टेलीकॉम कंपनियों के लिए, और बैंक्स जो है वो पर्टिकुलरली अगर इसका यूज नहीं कर सकते हैं एज एन एसेट तो फिर आगे टेलीकॉम कंपनियों को लोन मिलने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट जो है कॉन्वर्सेशंस हुई थी जितनी भी रिलेटेड पार्टीज है। अब देखना होगा कि आज की हियरिंग में क्या निकल कर आता है।
बिल्कुल, तो देखते हैं आज की हियरिंग में क्या निकल कर आता है, पर एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट है टेलीकॉम स्पेस के लिए जहां पर आपको नजर रखनी चलेगी। चलिए आपके लिए कुछ और बेहतरीन कॉल्स तैयार हैं। अब सबसे पहले बिगुल बजाते हैं वागले साहब के लिए, वागले के वंडर का। दीपांशु बताओ वागले साहब। दीपांशु, एसआरएफ में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आ रहा है, पिछले 6 से 7 दिनों का टॉप क्लियर कर रहा है, स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है, और मुझे लगता है इसमें कम से कम एक 40 से 50 रुपए की मूव आनी चाहिए। करंट भाव है 441012, यहां पर ले ले 4400 तक करेक्टिव मूव होते तो ऐड करे। मेरा स्टॉप लॉस होगा 4380 का, और मेरा टारगेट होगा 4470 4480 का। कम से कम 60 रुपए मुझे यहां से भी दिखते हैं। ओके, एसआरएफ लगातार तेजी में रहा है ये स्टॉक, और आज भी आपको बढ़िया एक्शन दिखा सकता है, नजर रखिए इस स्टॉक पर। अब बिगुल बजाते हैं शुभम जी के लिए छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। बताइए शुभम जी। दीपांशु जी, खरीदना है डीएलएफ। पहले मैं यहाँ पे ट्रेड बता देता हूँ। 170 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, लगभग 2 रुपए 30 पैसे 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको खरीद के चले, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1 रुपए पे, और 4.5 से 5 रुपए तक का टारगेट इसमें आता हुआ दिखेगा। तो डीएलएफ में अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से पूरे रियलिटी स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बनता जा रहा था, और यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे बनता हुआ दिखा है। प्लस एक जो एडिशनल डेटा है कि ऑप्शंस में 160 के स्ट्राइक पे काफी हैवी एक कॉल राइटिंग था, और अब बिकॉज फ्यूचर का प्राइस उसके पार निकल गया और एक्सपायरी वीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉल राइटर्स का एक शॉर्ट ट्रैप क्रिएट होगा, और यहाँ से एक अच्छा मूव डीएलएफ में एटलीस्ट एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से देखने को मिलना चाहिए। तो 170 के कॉल के थ्रू हम इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। डीएलएफ यहां पर नजर रखिए, और हमने देखा है पिछले 2 हफ्तों से लगातार यहां पर अच्छी तेजी बनी है। 170 का कॉल खरीद सकते हैं। आइए अब बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट का। बताइए सुमित जी। दीपांशु, बाई का स्टॉक रडार पे आया है, 198 199 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नाम है हेडलबर्ग सीमेंट। हेडलबर्ग के अंदर वैसे भी आप देखो तो तेजी का ट्रेंड कंटिन्यूसली हमको देखने को मिल रहा है, और अब स्टॉक यहां से एक अच्छी तेजी दिखाने को तैयार है। इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे सीएमबी पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करना चाहिए। रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हो रहे हैं, 200 के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, वैसे ही स्टॉक के अंदर मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 210 रुपए का होगा पहला टारगेट, 225 रुपए का होगा दूसरा टारगेट। इस हफ्ते में स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। 210 से 225 के टारगेट्स के लिए हेडलबर्ग सीमेंट में यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करें। नीचे में 192 193 का सपोर्ट है, तो 192 के स्टॉप लॉस से हेडलबर्ग सीमेंट में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 210 से 225 के टारगेट्स के लिए। तो ये है हेडलबर्ग सीमेंट में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। तो एक के बाद एक स्टॉक, चाहे वो रियल एस्टेट के हो, रियल एस्टेट के अलावा कोई सीमेंट सेक्टर से जुड़े हुए तमाम स्टॉक्स एक्शन में है। केमिकल स्टॉक्स लगातार एक्शन में हैं, यहाँ पर भी बढ़िया तेजी बनती हुई दिख ही रही है। एक और स्टॉक है जो बड़े एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, उस पर भी मैं राय लेना चाहता हूँ, और वो है आज के लिए बालाजी अमाइंस। 900 के पार निकला है। जरा इसके चार्ट्स देखिए और बताइए जय, इस पर क्या करना चाहिए? 900 के पार निकला, कुछ नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है? ठीक है जी, स्टॉक तो बहुत अच्छे मोमेंटम में है ही, क्लियरली एक अपट्रेंड में है ही मैं कहूंगा, और इसमें बाय करके नहीं चलना चाहिए। मुझे तो यहाँ से और भी अच्छे लेवल्स नजर आ रहे हैं। अगर ब्रेकआउट की बात कर रहा है तो यस, ब्रेकआउट आज की स्पिनिंग सेशन में स्टॉक में आया है 875 के ऊपर। फ्रेश खरीदी कर सकते हैं जी यहाँ पे। स्टॉप लॉस जो बनकर आ रहा है इसमें है 852 का 852, ये स्टॉप लॉस के साथ बालाजी अमाइंस को खरीद सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इसके टारगेट्स 1000 तक के बनेंगे जी, डेफिनेटली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। ये स्टॉक को खरीद कर ही चलना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू किसी अगर खरीदना है 6 से 8 महीने, 6 से 12 महीने के लिए, ये स्टॉक में खरीद कर चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बालाजी अमाइंस पर आए। आइए अब वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का, और हमारे साथ जुड़े देश की दिग्गज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी लाइफ
बात करेंगे उनके टॉप मैनेजमेंट से। और आज हमारे साथ जुड़ रही है जो कंपनी वो है HDFC लाइफ। जैसा कि HDFC के नाम के साथ जो बड़ा भरोसा जुड़ा हुआ है वही भरोसा जुड़ा हुआ है HDFC लाइफ के साथ भी। देश की दिग्गज प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। HDFC और स्टैंडर्ड लाइफ के बीच का जॉइंट वेंचर है ये, और 420-25 से ज्यादा इनकी शाखाएं हैं देश भर में। साल 2000 से इन्होंने कारोबार शुरू किया है और अब कह सकते हैं आपकी ये 20वां साल इस कंपनी का चल रहा है कारोबार करते करते। हमारे साथ कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO विभा पडलकर जी कार्यक्रम में शामिल हो रही है। विभा जी, स्वागत है आपका। इससे पहले आपके साथ बात शुरुआत करूं, मैं बता दूं हमारे दर्शकों को कि विभा जी CA हैं, 1992 बैच के वो CA हैं, और साथ ही 2008 से HDFC लाइफ के साथ वो जुड़ी हुई हैं, और इंडिया बिजनेस टुडे की टॉप 30 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी वो शामिल रही है। विभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। दो चीजें आप में मुझ में कॉमन है, शुरुआत करूं इंटरव्यू की उससे पहले बता दूं, एक मैं भी सी इंस्टीट्यूट का मेंबर हूं, आप मेरे से 1 साल सीनियर, मैंने 93 में किया है, आपने 92 में, लेकिन एक मामले में मैं थोड़ा सा सीनियर हूं आपके साथ, आपके मुकाबले में, वो है HDFC लाइफ। आपने शुरुआत की 2008 से, और 2002 में, साल 2001 या 2002 में जब HDFC लाइफ शुरू हुआ था, तब मैं HDFC लाइफ के वो एजेंट का जो एग्जाम होता है वो एग्जाम पास करके मैंने 2 महीने की वो ट्रेनिंग करके वो सब किया उस जमाने में 2001-2002 में। तब मैं HDFC लाइफ का इंश्योरेंस का एजेंट हुआ करता था। तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना यही चाहता हूं, जो हाल ही के नतीजे आए, इस नतीजों में कितना इम्पैक्ट कोविड-19 का रहा है और कितना बिजनेस एज यूजुअल नॉर्मल रहा है, पहले वो बताएं, उसके बाद आगे बात करूंगा आपसे। जी, आपकी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत धन्यवाद HDFC लाइफ से जुड़ने, इतना बैक इन टाइम आपका रिश्ता है HDFC लाइफ के साथ, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। कमिंग बैक टू कोविड का भी असर जो है वो जारी है, लेकिन मंथ ऑन मंथ डेफिनेटली हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कि मई वाज बेटर देन अप्रैल एंड सो ऑन, जुलाई वाज डेफिनेटली बेटर, और जुलाई में तो आपने देखा है 12% ग्रोथ, और आप अगर ये देखेंगे कि लास्ट जुलाई वी ग्रू बाय 58%। तो अगर कोविड ना रहता तो भी द आस्क वाज क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन डिस्पाइट कोविड हमने ग्रोथ दिखाई फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ऑफ 12%। तो मंथ ऑन मंथ अभी थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। ओके, विभा जी एक चीज और बताएं कि क्या कोविड की वजह से कुछ क्लेम्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं? यदि हाँ तो कितनी क्लेम्स में बढ़ोतरी हुई है, और इसका थोड़ा अंदाजा दें आप। फॉर्चुनेटली क्लेम्स अभी काफी कंट्रोल में हैं, और हमने, अगर आप याद करेंगे तो इन मंथ ऑफ मार्च हमने 41 करोड़ का प्रोविजन किया था वॉलंटरीली, कि कोविड कैसे कितना असर होगा मालूम नहीं है, इसलिए एंटिसिपेट करके हमने प्रोविजन किया था। उसमें हमने हार्डली वो प्रोविजन यूटिलाइज किया है। एज ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर एंड सिर्फ अबाउट 39 क्लेम्स थे, और वो भी सम अश्योर्ड अबाउट, अगर आप देखेंगे तो वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट था। तो फॉर्चुनेटली कोविड का इतना बड़ा असर नहीं है। दूसरी ये बात है कि लोग भी अभी काफी कॉशियस है, तो नॉर्मल एक्टिविटीज चालू नहीं हुए हैं, तो नॉर्मल रोड एक्सीडेंट है, तो और कोई घटना जो हो सकती है वो नहीं हुई है। तो ओवरऑल कॉम्पनसेशन हो गया है बिटवीन कोविड डेथ्स एंड रेगुलर नॉन कोविड डेथ्स। तो फिलहाल मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस खराब नहीं दिखाई दे रहा है, बट ऑलवेज अंटिल कोविड इज फुल्ली बिहाइंड अस, जब भी वैक्सीन हो, डिप्लॉय हो, we can't say for sure. So हम cautious approach we are continuing with that. ओके, विभा जी एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो टर्म इंश्योरेंस को लेकर, जो सुनने में आ रहा है कि टर्म इंश्योरेंस की प्रीमियम अभी 25 से 30% बढ़ी है, इसका एक अंदाजा दें, वाकई में बढ़ी है क्या? और ये भी सुनने में आ रहा है कि और बढ़ सकती है 25-30%, क्या ये डर भी है
कोविड पैंडेमिक की वजह से क्या और प्रीमियम बढ़ सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस और महंगा हो सकता है? ये जो टर्म इंश्योरेंस का रिप्राइसिंग आप ने बोला है, दैट इज मोर बिकॉज री इंश्योरेंस ने उनके प्राइसेस बढ़ाए एंड दिस इज रिएक्शन टू दैट. ये सिर्फ अनफॉर्चुनेट है कि ये कोविड के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन एक्चुअली द रीजन इज नथिंग टू डू विद कोविड राइट नाउ, इट इज टू डू विद री इंश्योरेंस. लेकिन इवन विद इंक्रीज रेट्स आप अगर देखेंगे तो हमारे रेट्स, इंडिया के रेट्स आर वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. तो मैं सभी हमारे दर्शकों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि इवन विद दैट वी आर लोएस्ट. तो आप ये मत सोचिएगा कि पहले से अभी 10-15% ज्यादा बढ़ी है रेट्स, लेकिन इट इज स्टिल चीपर. तो द सूनर वन बाइज टर्म इंश्योरेंस, यंगर एजेस, जब भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह नहीं हो तो कंपनी रीप्राइस नहीं कर सकती है. तो एंड अगर यू पुट इट इनटू कॉन्टेक्स्ट कि 1 crore कवर के लिए फॉर 35-year-old पर्सन you might end up paying 7-8 हजार रुपए. तो it is really next to nothing annual. मैं मंथली बात नहीं कर रही हूँ, एनुअल. तो it is really very affordable. तो प्राइसिंग का जो है वो I think we should keep that aside and really protect ourselves. कोविड के वजह से हम as an industry we will have to see. लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है फिलहाल the way things are panning out कि rates will increase because of COVID. ओके. विभा जी, आमतौर पर एचडीएफसी लाइफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से ग्रो करती है, एक्विजिशन भी करते हैं, कंपनियां भी खरीदते हैं, बिजनेस भी खरीदते हैं. क्या अभी भी कुछ ऐसा इरादा है, कुछ मौके आप ढूंढ रहे हैं इस वक्त? अभी तक तो फिलहाल हमने कंपनी खरीदी नहीं है, बट वी हैव इवैल्यूएटेड. काफी कंपनीज को हमने जांचा है कि मर्जर हो सकता है, क्या एक्विजिशन हो सकता है. हमारे पास बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, करेंसी है, हम करना भी चाहते हैं बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है. हाँ, हम वी विल कंटिन्यू टू लुक एट अपॉर्चुनिटीज. अभी भी है 2-3 लाइक एट ऑल द टाइम्स एंड वी विल कंटिन्यू टू इवैल्यूएट. हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो 2 बात है. एक तो बैक बुक हैज टू बी गुड क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ बिजनेस बोलते हैं, एम्बेडेड वैल्यू हैज टू बी गुड क्वालिटी. और दूसरी चीज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए. ये 2 चीजें तो होना ही चाहिए. फिर ओवरऑल कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए, गवर्नेंस होना चाहिए कंपनी में. इफ दीज थिंग्स आर देयर देन बात आगे बढ़ सकती है. जी विभा जी, एक तो चीज मैं भूल गया, सबसे पहले आपको बधाई देना था. एचडीएफसी लाइफ अब निफ्टी का हिस्सा है. इतनी जल्दी कंपनी इंडेक्स का हिस्सा बन चुकी है लिस्ट होने के बाद. ये वाकई में कंपनी की मजबूती, ताकत, ब्रांड और कंपनी की स्ट्रेंथ मार्केट शेयर को दिखाती है. तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई. आपके एबल लीडरशिप में देखिए कंपनी निफ्टी का हिस्सा बनी है, और उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कंपनी और आगे इसी बेहतरीन तरीके से ग्रो करती रहेगी. बहुत धन्यवाद. और एक बात है कि हमारी कंपनी अभी हम 2 decades ओल्ड कंपनी हो गए हैं इन दिस मंथ. सो अगेन वेरी प्राउड. हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, एंड ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ आवर शेयर होल्डर्स वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड. एब्सोल्युटली. और मैम, जब 2001-2 में जब नए प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स आए थे तब मेरे पास में और भी ऑप्शन थे. मैं किसी और का भी कोशिश कर सकता था, दूसरा किसी और कंपनी का एजेंट बनने का, लेकिन मैंने सबसे प्रतिष्ठित कंपनी एचडीएफसी लाइफ को ही चुना. तो अब जब आप दो डिकेड का ये जो सेलिब्रेशंस करने जा रहे हैं तो उन पुराने लोगों को याद रखिए, मेरे जैसे लोगों को जो 18-20 साल पुराने आपकी कंपनी के साथ जुड़े हुए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए मैम, और उम्मीद करता हूँ आपके सेलिब्रेशन धूमधाम से हो कोविड खत्म होने के बाद और अच्छे से आप सेलिब्रेशन करें. जी मैम. बिल्कुल, धन्यवाद. थैंक यू सो मच. तो ये थी एचडीएफसी लाइफ की एमडी विभा पडलकर, बेहतरीन कंपनी जो अब निफ्टी का हिस्सा बन चुकी है, और हमने सोचा कि आपको मिलवाया जाए इस बेहतरीन कंपनी से. न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में हम कोशिश यही करते हैं जो देश की दिग्गज और अच्छी कंपनियां अच्छा काम कर रही है, आगे जिनमें बढ़िया संभावना है, उनसे आपकी मुलाकात की जाए. आज मुलाकात करने का वक्त ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा है हमारा चेतन भूटानी के साथ, क्योंकि चेतन ने इस वीकेंड पे लगता है दम लगाकर काफी काम किया है. एक के बाद एक धड़ाधड़ ब्रेकिंग खबरें चेतन की तरफ से आती हुई दिख रही है. लीजिए एक और बड़ी एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए आती हुई चेतन की तरफ से. जुड़ते हैं चेतन के साथ और चलते हैं नई दिल्ली बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के लिए. चेतन बताइए,
फुल फॉर्म में एकदम आज, मतलब आप तो विराट कोहली वाली बैटिंग कर रहे हैं। बताइए अब क्या बड़ी और नई खबर है आपके पास? वेल थैंक यू सर। एक्रिलोन नाइट्राइल ब्यूटेडीन रबर जो एक बहुत ज्यादा ऑयल रेजिस्टेंट सिंथेटिक रबर होता है जिसमें काफी कैपेसिटी होती है हाई टेम्परेचर विथस्टैंड करने की, उस पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत सरकार ने 2015 में लगाई थी वो अब 3 महीने से और एक्सटेंड कर दी गई है, मतलब 3 से 4 महीना लगभग, मतलब दिसंबर 3 2020 तक वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये अच्छी खबर आती हुई 2 से 3 कंपनियां जो मैन्युफैक्चर करती है, जैसे एप्कोटेक्स जिसने कंप्लेंट इनफैक्ट फाइल करी थी कि कोरिया से जो चीप इंपोर्ट होता है एक्रिलोन नाइट्राइल ब्यूटेडीन रबर का उसको रुकना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को वैसे भी काफी नुकसान हो रहा है कोविड के चलते इंजीनियरिंग, और ये एक्सटेंड होना चाहिए। तो भारत सरकार ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात सुनी और ये एंटी डंपिंग ड्यूटी 3 महीने से एक्सटेंड कर दी है। भारत सरकार ने 2015 में $61 पर मेट्रिक टन से लेकर $85 पर मेट्रिक टन के बीच में ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। फ्रॉम वेरियस ग्रेड्स टू सेक्टर्स के बीच में ये ड्यूटी वैलिड हुई थी। और अगर मैं बताऊं ये एक्रिलोन नाइट्राइल ब्यूटेडीन रबर एक हाई रेजिस्टेंट रबर होता है जो फ्यूल होसेस, गैस्केट्स, रोलर्स, बेसिकली वो रबर जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में और फ्यूल सप्लाई में काफी यूज होता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी होती है काफी हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने की। तो इसलिए ये अच्छी खबर 2 से 3 कंपनी जैसे एप्कोटेक्स हो गए, NOCIL हो गई, एक मलयालम करके भी कोई कंपनी है जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ वो अभी उनके लिए काफी अच्छी खबर आते हुए, क्योंकि ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं और डेफिनेटली ये डिमांड अब सब डिमांड जो है ये डोमेस्टिक कंपनीज की तरफ जाएगी। बिल्कुल, तो ये एक और बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव खबर कि यहाँ पर ड्यूटी की अवधि बढ़ाई गई है। जो नाम है वो बड़ा मुश्किल है, मैं भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, किसी एक स्पेशल तरह का रबर है उस पर ड्यूटी सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ाई है और ये ड्यूटी $61 से बढ़ाकर $85 की जो की गई है वो बरकरार रहेगी। तो ये एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके लिए। 2 स्टॉक जिनके लिए बड़ी खबर है, एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, आपको याद होगा सेठी साहब का फेवरेट ये शेयर, और सेठी साहब ने कई बार इस स्टॉक को रिकमेंड किया और जबरदस्त तेजी दिखाकर ये काम करता हुआ दिखा। दूसरा स्टॉक है नौसिल जो कई बार सुमित जी ने अपने सैटेलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया। तो सुमित जी पहले तो आप नौसिल पर राय दें और उसके बाद एप्कोटेक्स पर मैं, सेठी साहब तो है नहीं तो मैं जय ठक्कर से राय लूंगा। पहले सुमित जी नौसिल आप बताएं। अनिल जी, नौसिल के अंदर वन वे तेजी देखने को मिल रही है। लास्ट 2 महीने 3 महीने के अंदर स्टॉक लोअर लेवल से एक अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है, 200 DMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है और नौसिल यहां से ऐसा लग रहा है कि इमीडिएट जो हर्डल है 125 रुपए का है, 125 रुपए का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो ये ब्रेकआउट होगा और ये नवंबर महीने के हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिलेंगे नवंबर 2019 के। तो 125 के ऊपर सस्टेन करने पे स्टॉक में तेजी और देखने को मिलेगी और फिर 140 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का अपसाइड मूव नौसिल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने भी पोजीशंस बना रखी है वो पोजीशंस को होल्ड करें, और भी डिप आते हैं तो खरीदारी की जा सकती है। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 115-116 रुपए के आसपास है, 125 के ऊपर क्लोजिंग आने पे 140 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए नौसिल पर खरीदारी करने की राय, यहां से भी बेहतरीन मजबूती दिख सकती है। और एप्कोटेक्स जरा जय इसके चार्ट देखकर बताएं यहां कितनी तेजी और हो सकती है। अनिल जी, एप्कोटेक्स में हमें इमीडिएटली अगर मैं देखूं शॉर्ट टर्म में तो लगभग 192 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और 192 के लेवल्स निकलते हैं तो ये स्टॉक बाद में जाएगा 210। तो 192 से लेकर 210 की रेंज हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एप्कोटेक्स में देखने मिल सकती है डेफिनेटली। और मैं कहूंगा जो हिसाब से ये स्टॉक एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, अपने 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, गैप के साथ ओपनिंग करके वहां पे सपोर्ट लेकर भी रिवर्स हुआ है, इंडिकेटर्स में क्लियरली बाय क्रॉस ओवर है। सो टेक्निकल पैरामीटर्स सारे इसके पॉजिटिव है जी, तो इसको बाय करके चलना चाहिए। 192 210 के टारगेट्स बन रहे हैं। 192 210 तक के टारगेट के लिए एप्कोटेक्स में भी करें खरीदारी। सेठी साहब ने भी आपको पिछले हफ्ते ही यहां पर खरीदारी करने की राय दी थी और ये है बेहतरीन मजबूती वाला और बेहतरीन फंडामेंटल वाला स्टॉक भी, तो यहां पर तेजी करने की राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से भी। और ये एक बड़ी खबर आती हुई, आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। धन्यवाद अदा करेंगे वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, शुभम जी, सुमित जी, साथ ही जय ठक्कर, आप सब लोगों का, राजेश वालिया जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ देने के लिए। हर रोज की तरह शो का समापन आप सभी के साथ करेंगे और देश के प्रति सम्मान के साथ हम करेंगे शो का समापन। अच्छा, जैन साहब का भी शुक्रिया, जैन साहब का नाम मैं भूल गया। चलिए सब मिलकर एक साथ कहेंगे जय हिंद।